हेलो गाइस, तो आज हम लोग अपने टीचिंग मैथोलॉजी या फिर पीओटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 40 तक क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब 41 क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी रिसेंसी ऑफ द इवेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इवेंट, इंटरेस्ट इन द इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग के ये कौन से फैक्टर से संबंधित है, जिसमें नया जो भी इवेंट हो रहा है या इवेंट की कितनी फ्रिक्वेंसी से, मतलब कितनी बार इवेंट्स हो रहा है, इवेंट में क्या हुआ है, इन सबको मेमोराइज करना क्या कहलाएगा। तो इनको मेमोराइज करना कहलाता है रिटेंशन। ये सब चीज़ें होती है रिटेंशन, जो हमारे माइंड में स्टोर है, हम उसको रिकॉल करके वापस याद कर रहे हैं जिन चीज़ों को, उनको बोलते हैं रिटेंशन। आपके पास अगर अगेंस्ट वर्ड आ जाए कि आपने उसके अगेंस्ट में याद किया है, तो वो भी आपका रिटेंशन ही कहलाएगा। और आपने किसी इवेंट को, किसी इवेंट में होने वाली फ्रिक्वेंसी, जो हमारे ये मतलब विकास मनोविज्ञान में घटना की होना, घटना की आवर्ती या घटना में जो भी रोचकता है, उन सबको याद करना, ये क्या कहलाएगा, रिटेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, इसको छोड़ते हैं, 43 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड ऑफ मैकलेंडेड की थ्योरी। मैकलेंडेड थ्योरी में किस चीज़ की नीड नहीं होती है। तो मैकलेंड ने एक थ्योरी दी थी, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए मैकलेंड ने किस चीज़ की थ्योरी दी थी। मैकलेंड ने दी थी मोटिवेशन की थ्योरी। उसने कहा था इंसान के मोटिवेशन होने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें मोटिवेशन करने में बहुत फ़ायदा देती है। तो वो 3 चीज़ें बताई थी, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। ये 3 चीज़ें मैकलेंड ने कहा कि अगर किसी प्रति व्यक्ति के पास ये 3 मैन होते हैं मोटिवेटर्स दिखने के लिए। अगर मोटिवेटर्स दिखना है तो उसके पास अचीवमेंट होना चाहिए, उसके पास एफिलिएशन होना चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए। और हमारे क्वेश्चन में पूछा है नॉट ए नीड, नीड नहीं है, मतलब उसने ये 3 चीज़ें बताई थी, स्टीम नहीं बताया था। तो इसका सही आंसर होगा नीड ऑफ स्टीम। सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। मैकलेंड की थ्योरी के अनुसार प्रति व्यक्ति के पास में 3 मेन मोटिवेटर्स होते हैं, जो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देयर आर काइंड ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज इन रिमेनिंग प्रोसेस। रिमेनिंग प्रोसेस के अंदर लर्निंग प्रोसेस के अंदर कितने प्रकार के कितने तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशंस को रिलेट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशंस को प्रयोग करते हैं, संबंधित जानकारी प्रदान लेते हैं। तो इसका होता है 3 तरीके से। सेकंड ऑप्शन सही है, 3 तरीके से। अब ये 3 कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम लोग इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं। तो फर्स्ट होता है विजुअल। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है विजुअल, हम लोग को कोई भी लर्निंग करनी है, हमें कोई भी चीज़ें को सीखना है, तो सबसे मेन सीखने का तरीका होता है विजुअल, दृश्य रूप से हम किसी चीज़ को देखकर सीखते हैं। तो लर्निंग की जो 3 प्रोसेसेस होती है उसमें सबसे मेन प्रोसेस विजुअल होती है। बच्चा भी जब छोटा होता है तो वो लर्निंग कैसे करने लगता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर सीखता है, तो वो विजुअल में आ जाएगा। सेकंड होता है ऑडिटरी, मतलब श्रवण, सुनते हैं, वो होता है ऑडिटरी के अंदर, जो सुनाई देता है, जो हम लोग उसको सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग वापस रिप्लाई करते हैं, सुनकर जो हम लोग लर्न करते हैं वो आता है ऑडिटरी में। तो सेकंड होगा ऑडिटरी। एंड थर्ड होता है काइनेस्टिक, गतिज, जिसके अंदर हम हिलडुल के, हम किसी काम को करके किसी चीज़ को सीखते हैं। तो लर्निंग के लिए मेन 3 चीज़ें होती है, एक होती है आपके विजुअल, एक होती है ऑडिटरी और एक होती है काइनेस्टिक। ये 3 चीज़ें लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम मोटर कार। मतलब हम लोग को, एक मोटर कार चालक को, एक ड्राइवर को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यस, होनी चाहिए, शुड नो, उसको जानना चाहिए, जिससे कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम आए या उसको ये पता रहे ये कैसे वर्क करती है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास में होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए, उसे जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेनी एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नाउ एज। ट्रेनी एंड पे जो डीजीटी ने, हमने पहले भी देखा है, डीजीटी एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब हम लोग अपने घर बैठे हुए डीजीटी के क्लासरूम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस क्लासरूम में 2 लोग होंगे मेनली, एक होता है टीचर जो हमें पढ़ाई करवाता है, और दूसरा होता है स्टूडेंट जो उस पढ़ाई को
करता है, जो पढ़ाई करने वाला होता है वो होता है स्टूडेंट। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रेनी एंड, हमारी इस जगह की बात कर रहे हैं, ट्रेनी एंड पे जो डीजीटी का ये प्रोग्राम है इसमें ट्रेनी एंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रेनी एंड में जाना जाता है स्पोक से। जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर रहा है वो एरिया कहलाता है स्पोक, और जहाँ पर टीचर पढ़ाता है वो कहलाता है स्टूडियो। आपको ये दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं डीजीटी में या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। जहाँ पे टीचर क्लास ले रहा है वो तो कहलाएगा स्टूडियो, और जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है वो कहलाता है स्पोक, वो कहलाता है स्पोक। तो नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्ड, स्पोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट आर लॉगिन इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द, जो स्टूडेंट लॉगिन करते हैं ऑनलाइन लर्निंग साइट पे स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक टाइम मतलब आपके पास पहले से ही लिंक आ जाएगा कि हाँ आपको इस समय ऑनलाइन होना है, आपकी 4 से 5 क्लास चलेगी या आपकी 7 से 8 बजे तक क्लास चलेगी, और उतने ही टाइम में चालू हो जाती है और उसके जो टाइम दिया रहता है उसी टाइम में ख़त्म भी हो जाती है। तो ये कहलाती है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, फिक्स टाइम डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड। ऑडियो एड में क्या आएगा? ऑडियो का मतलब होता है जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो सुनने के लायक होता है रेडियो, तो रेडियो वाला सही आंसर होगा ऑडियो एड के अंदर, क्योंकि चॉक बोर्ड, कैमरा या प्रोजेक्टर में हमें दिखाई भी देता है, मगर सिर्फ सुनने की सामग्री किस में होती है? रेडियो में। रेडियो में सिर्फ हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक एड, मतलब जिसमें हमें चित्र वगैरह दिखाई देंगे, तो उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक एड। ग्राफिक एड का क्या सामग्री हो सकती है? ग्राफिक एड किससे दिखेगा? चार्ट। यस, ग्राफिक एड चार्ट में भी दिखाई देते हैं, पोस्टर में भी दिखाई देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बोथ चार्ट एंड पोस्टर। सही आंसर है आपका थर्ड, बोथ चार्ट एंड पोस्टर, जिसमें आपको दिखाई देगा, बोथ चार्ट और पोस्टर दोनों के अंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल क्या होता है? तो लर्निंग मटेरियल क्या होगा? इन्फॉर्मेशन सीट। इन्फॉर्मेशन सीट को लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। आपने देखा होगा जो लेसन प्लान बनता है या आपने बनाए भी होंगे, तो उन लेसन प्लान में जो मेन पेज होता है या लेसन प्लान होता है उसमें तो वो चीज़ होती है कि हमें कितने टाइम में कौन सा यूनिट, कौन कौन से टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, मगर उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे इन्फॉर्मेशन सीट के अंदर ही होती है, और हमें लर्निंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन सीट में मिलता है। डेमोस्ट्रेशन प्लान होता है, वो बताता है प्रैक्टिकली क्या करवाना है, तो वो प्रैक्टिकल करवाने के लिए बताया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल प्रोग्रामिंग प्रिपेयरिंग WIM। हम लोग इसमें से कौन से फैक्टर्स को यूज करेंगे जब हम WIM की प्रिपेयर कर रहे होंगे, WIM बना रहे होंगे, तब तो हम कौन से फैक्टर को यूज करेंगे? तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोग को WIM का फुल फॉर्म होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। जब हमें रिटर्न में इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग स्टूडेंट के अनुसार बनाएंगे। जैसे आप ITI की क्लास लेने जा रहे हो तो वो 10th पास बच्चे होंगे और आपने स्टडी मटेरियल ग्रेजुएशन बेस बना दिया तो वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो हमें बच्चों के लेवल के अनुसार कि बच्चे कौन सी भाषा में किस लेवल से उनको स्टार्ट करना है, तो वहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, उस लैंग्वेज से या उस लेवल से पढ़ाना, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग जरूरी होता है। क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो हमें क्लियर समझ आना चाहिए कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ने में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो उसका जो भी हम टॉपिक बना रहे हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर पता होना चाहिए। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम लोग जहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सोर्स सही होना चाहिए, हम सही इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हो, और हम लोग एक्सप्लेन भी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ही करें। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब WIM को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर ध्यान रखने योग्य है, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52। इन VIM व्हाट डज M स्टैंड्स फॉर। M का मतलब क्या है? रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप WIM की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, ये 100% ये क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। तो W की मतलब होता है रिटर्न, I का मतलब है इंस्ट्रक्शनल, और M का मतलब है मटेरियल। हमसे M का मतलब पूछा है तो M का सही आंसर होगा सेकेंड, मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा कौन सा मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है। तो लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट, ये सब एक टीचर के द्वारा बनाई जाती है। स्टूडेंट अपनी डेली डायरी बनाता है जिसमें वो उसको क्या काम दिया है, क्या काम करना है, ये सब नोट होते हैं। तो स्टूडेंट के द्वारा डेली डायरी बनाई जाती है। लेसन प्लान बताता है आज टीचर को क्या पढ़ाना है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सीट में रहती है। ऑपरेशन सीट बताता है स्टूडेंट्स को क्या क्या क्वेश्चन देने, क्या क्या वर्क देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऐसे टाइप टेस्ट, इज ऐसे टाइप टेस्ट किसको बोलते हैं। तो ऐसे टाइप टेस्ट क्या होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करके लिखते हैं, ऐसा टॉपिक जिसका आंसर हम लोग डिटेल में देते हैं, तो वो ऐसे टाइप में होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें हम आंसर को बड़े रूप में लिखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो ABCD ऑप्शंस रहते हैं, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम लोग उसका ऐसे नहीं लिखते हैं। ऑरल टेस्ट में हम लोग बोल के बताते हैं, वर्बली होता है, ये वाइवा की तरह बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट में हम प्रैक्टिकल कर बताते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकली किसी काम को परफॉर्म करेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट ऐसा होता है जिसमें हम विषय के बारे में लंबी डिटेल्स लिखा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, सब्जेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए टेस्ट, टेस्ट क्यों लिया जाता है, टेस्ट का पर्पज क्या होता है। तो टेस्ट का पर्पज क्या होता है कि ये चेक करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। एकदम सही बात है, हम लोग टेस्ट लेंगे तभी पता पड़ेगा कि लर्नर ने, स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना उसको आ रहा है, ज्ञान है ने। और इनक्रोज लर्नर टू स्टडी, वो पढ़ाई के लिए और उत्साहित होगा, उसको एक रीजन मिलेगा कि भाई तुम्हें क्लास में टॉप करना है या तुम्हें ये अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो उसके लिए अगर टेस्ट लेंगे तो वो पढ़ने के लिए भी इच्छुक होगा कि मेरा कल टेस्ट है तो मैं पढ़ाई करूँ, तो ये भी ज़रूरी होता है। टू गाइड द लर्नर बाय नोविंग देयर वीक पॉइंट, हम लोग गाइड कर सकते हैं कमज़ोर बिंदुओं में। तो हमें पहले स्टूडेंट का कमज़ोर बिंदु टेस्ट से ही पता चलेगा कि उसको क्या चीज़ समझ आ रही है या किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसको गाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट से यूजफुल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सब चीज़ें, ये सारे पर्पस काम लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का क्या क्या रीजन हो सकता है। तो किसी भी दुर्घटना का कारण होता है जल्दबाजी में करना, हुर्रे द वर्क, जल्दबाजी में जो हम काम करते हैं। हम लोग ऐसे भी सुना होगा, गाड़ी तेज़ मत चलाओ, अभी जाकर कोई एक्सीडेंट करा दोगे, या मैं फटाफट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना भूल गई, फटाफट में मैं ये कॉपी लेना भूल गई। तो हुर्रे द वर्क, जहाँ आप काम में जल्दबाजी करोगे वहाँ एक्सीडेंट होने के, गलतियाँ होने के चांस बढ़ जाएंगे। सेफ मशीन यूज करेंगे तो एक्सीडेंट के चांस नहीं रहेंगे। सेफ्टी रूल यूज करोगे तो भी एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएंगे। यूज सेफ्टी अपैरल वाइल वर्किंग, काम के समय आप सेफ्टी अपैरल्स का, कपड़ों का, सेफ्टी ग्लव्स और का यूज करोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, उल्टा अच्छे के लिए होता है। मगर आप काम में जल्दबाजी कर रहे हो और आपने कोई सेफ्टी यूज करना ही भूल गए हो तो आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हो। तो हुर्रे द वर्क इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज डेवलप द टैक्सामोनी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए टैक्सामोनी किसने दी है। टैक्सामोनी का मतलब है क्लासिफिकेशन। तो ये एजुकेशनल के लिए किसने क्लासिफिकेशन दिया, ये दिया है बेंजामिन ब्लूम ने। बेंजामिन ब्लूम ने आपके पढ़ाई के लिए कि एजुकेशन को कैसे करना चाहिए, एजुकेशन को कैसे पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो ये एक्सप्लेन किया है बेंजामिन ब्लूम ने। कैसे किया है वर्गीकरण, हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। उन्होंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, लेवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में। आपको सबसे पहले रिमेंबर करना है किसी चीज़ को, मतलब उन चीज़ों को, फैक्ट्स को, बेसिक जो कंपोनेंट्स है या जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको याद करना। उसके बाद में उसको समझना कि इसमें आने वाले तथ्य, जो एलिमेंट्स है वो क्या बताना चाहते हैं, इसमें क्या कंसेप्ट बोल रहा है। उसके बाद में उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना कि हम ये सोच रहे हैं क्या ये उस जगह सूटेबल है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं, तो उसके अप्लाइज को देखना। उसके बाद में एनालिसिस करना कि जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है या जहाँ पे हम यूज़ ले रहे हैं क्या ये सही हो रही है यूज, ये उसके लायक ही तो आउटपुट दे रहा है। इस चीज़ को एनालाइज करना, रिलेशंस जोड़ना कि ये जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद एवल्यूएट करना, मतलब बताना कि ये इस जगह तक स्टैंड करता है, हमने ये पढ़ा है तो ये इस जगह स्टैंड करता है। और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ नया क्रिएट करना। तो ये होता है हमारा एजुकेशनल का ऑब्जेक्टिव टैक्सामोनी। ब्लूम्स ने जो टैक्सामोनी दी है ये 6 लेवल में दी है, और बेंजामिन ब्लूम्स ने ये एजुकेशनल टैक्सामोनी क्लासिफिकेशन दिया है जिसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं हाउस कीपिंग का अर्थ ही होता है सफाई, क्लीनिंग। तो ये किससे रिलेटेड है? क्लीनिंगनेस से, स्वच्छता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ ए गुड वर्कशॉप। एक अच्छी वर्कशॉप के अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही। आग बुझाने का यंत्र। फर्स्ट एड भी होना चाहिए कि अभी किसी को चोट आ जाए तो एक बार आप चिकित्सा उसको पट्टी वगैरह कर सको। सेफ्टी बोर्ड भी लगे होने चाहिए जिससे ये पता रहे दुर्घटना होने के चांस भी कम हो जाए और उनको ये पता रहे कि वर्कर्स को कि किसको क्या यूज करना है। ऑल ऑफ दिस, तो ये एक अच्छी वर्कशॉप के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर। एक अच्छे काउंसलर की क्या क्वालिटी नहीं होती है? तो एक अच्छा काउंसलर होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? ही शुड बी सिंपैथाइज, उसको सिंपैथाइज नहीं होना चाहिए। ये एक, अब इसमें पूछा है नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर, नहीं होनी चाहिए। तो उसके फर्स्ट आंसर ही सही होगा कि उसको सिंपैथाइज नहीं होना चाहिए। अगर वो सहानुभूति रखेगा तो वो स्टूडेंट को सही गाइड नहीं कर पाएगा, जो काउंसलिंग के लिए आए उस पर्सन को सही गाइड नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम देख के काउंसलर खुद कंफ्यूज हो जाए या वो कह दे कि नहीं आप ये काम मत करो, तो हो सकता है जो काम करने की काबिलियत है वो भी नहीं कर पाएगा। तो काउंसलर को कभी भी सिंपैथाइज नहीं होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए। जो भी सही है या जो भी गलत है उसे सही बताना चाहिए। नेचुरल रहना चाहिए। एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। ऑब्जर्व होगा तभी वो काउंसलिंग के लिए आए इंसान की, पर्सन की काउंसलिंग अच्छे से कर पाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ऑब्जर्व कर पाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर पाएगा। एम्फेथाइज होना चाहिए, समानुभूति रखनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, उसको किस लेवल का आता हो उसके अकॉर्डिंग उसको समानुभूति देनी चाहिए। तो कौन सी क्वालिटी नहीं होना चाहिए? सिंपैथाइज नहीं होना चाहिए। तो गाइज इसके साथ हमने 60 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन 20 क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिएगा और आपके लिए ये एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत स्किल के मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।